नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र दुबे। इससे पहले कि आज के मुद्दे की बात करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा और जया ठाकुर, साकेत गोखले के द्वारा याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। उसमें कहा गया था कि जो ईडी है, ईडी का सरकार दुरुपयोग कर रही है। सरकार ईडी का उपयोग अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ कर रही है, क्योंकि ज़्यादातर मामले जो भी गिरफ्तारी हो रही है, जो मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, वो विपक्ष को परेशान करने के लिए किए जा रहे हैं। इस पर सुनवाई चल रही थी। 8 मई को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कल जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संजय मिश्रा का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाना अवैध है, इसमें नियम का पालन नहीं किया गया। इसका मतलब सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की सरकार ने नियमों का पालन नहीं किया कार्यकाल बढ़ाने के बाद। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात इस चीज़ की है, क्या संजय मिश्रा के बराबर कोई योग्य व्यक्ति नहीं है? क्योंकि संजय मिश्रा के बराबर कोई वफादार नहीं मिलेगा, या संजय मिश्रा जैसा अधिकारी इस भारत में है ही नहीं। लेकिन सरकार जिस तरीके से उनका कार्यकाल बढ़ा रही है, 19 नवंबर 2018 को उनकी नियुक्ति होती है 2 साल के लिए प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के तौर पर। लेकिन इसके बाद सरकार नियुक्ति पत्र में संशोधन करके, नियमों में संशोधन करके 1 साल का सेवा विस्तार उनका कर देती है। 3 साल हो जाते हैं। इसके बाद सरकार फिर उनका सेवा विस्तार करती है। जब सरकार तीसरी बार उनका सेवा विस्तार करती है, मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, सुनवाई हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये नियमों की अनदेखी की गई है और इसमें नियमों का पालन नहीं किया गया। सरकार ने अपनी मनमर्जी से ये सेवा विस्तार दिया। इससे पहले भी जब याचिका की सुनवाई हो रही थी, तो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि संजय मिश्रा जैसा कोई व्यक्ति आपको मिल नहीं रहा है। अगर वो इतने योग्य हैं तो उनके योग्यता के बराबर कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा है, तो फिर जब वो यहाँ से हटेंगे या जब रिटायर होंगे, फिर आप लोग क्या करेंगे? क्योंकि उनके बिना तो काम ही नहीं चल रहा है। सरकार के मुंह पर यह तमाचा है। और डीवाई चंद्रचूड़ जब से आए हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनकर, तब से सरकार के लिए जो ये सरकार नियमों को ताक पर रख कर के काम कर रही थी, उस पर अंकुश लगाने का काम किया है। लेकिन जब से डीवाई चंद्रचूड़ आए हैं, उन मामलों में सुनवाई हुई है और जो देश हित में हुई, लोकतंत्र के पक्ष में बात हुई, जनहित की बात हुई, उसको उन्होंने तवज्जो दी और उसको नियमों के दायरे में रह करके उसको निस्तारित करने का काम किया। सरकार को अगर फटकार लगानी पड़ी तो सरकार को फटकार भी लगाई। संजय कुमार मिश्रा, जिनकी नियुक्ति 19 नवंबर को 2018 को होती है, इसके बाद 13 नवंबर 2020 को नियुक्ति पत्र में संशोधन किया जाता है। फिर उनके 2 साल के कार्यकाल को 3 साल में बदल दिया गया। अब सरकार चाहती है कि ईडी, सीबीआई जो भी है, उनके जो निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं, उनका कार्यकाल 5 साल का हो। और ये सरकार करने जा रही है। जो अभी सेवा विस्तार किया तो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की और उन्होंने ये भी कहा साथ में कि अब जो भी एक्सटेंशन होगा वो पूछकर किया जाए, मनमर्जी से नहीं करा जाए। कि मनमर्जी से नियमों को ताक पर रख करके आप कोई भी काम कर दें। आपने देखा भी होगा, जब मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती है तो यही सरकार 48 घंटे में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर देती है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी टिप्पणी करी। उस पर उन्होंने टिप्पणी की थी कि आप इतनी जल्दी आनन फानन में आपने 48 घंटे के अंदर मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर दी। जिस व्यक्ति को आप मुख्य चुनाव आयुक्त बना रहे हैं वो व्यक्ति आपसे सवाल कैसे पूछ सकेगा?
आपसे सवाल कैसे करेगा? आपका कोई गलत कार्य होगा उस पर प्रश्न चिन्ह कैसे उठाएगा? और यही सवाल सुप्रीम कोर्ट ने तब उठाया था जब उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई गई थी। उद्धव ठाकरे की महाराष्ट्र में सरकार जब गिरी तो उसमें राज्यपाल की जो भूमिका थी, उन राज्यपाल ने भी नियमों का पालन नहीं किया, नियमों की अनदेखी की, और जो केंद्र सरकार चाहती थी, जो सत्ता चाहती थी, उसी के अनुरूप उन्होंने काम किया, नियमों को ताक पर रख दिया और वो सरकार बनाई गई। उन्होंने टिप्पणी ये भी की थी कि उद्धव ठाकरे अगर अपने पद से इस्तीफा नहीं देते तो उनको दोबारा मुख्यमंत्री बनाया जा सकता था, लेकिन वो इस्तीफा दे चुके हैं, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर सरकार को आईना दिखाने का काम किया। अब हो भी क्यों ना, आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में चाहे सीबीआई डायरेक्टर हों, ईडी के डायरेक्टर हों, रॉ के डायरेक्टर हों, किसको सेवा विस्तार नहीं मिला? फाइनेंस सेक्रेटरी हों, होम सेक्रेटरी हों, कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गुआना हों, 2019 उनका 2023 तक कार्यकाल है। डिफेंस सेक्रेटरी गिरिधर अरमन है, 2024 अक्टूबर तक, उनको भी सेवा विस्तार है मिला है। विदेश सचिव है विनय क्वात्रा, उनका भी 2024 तक सेवा विस्तार है। गृह सचिव हैं अजय भल्ला, उनको भी अक्टूबर 2024 तक सेवा विस्तार मिला है। तो कौन से लोग नहीं हैं जो इस सरकार में सेवा विस्तार ना पाया हो? सब सेवा विस्तार उनका जो सरकार के अनुरूप काम करें, सरकार जो निर्देश दे उसके अनुरूप पालन करें, नियमों को, कानूनों को सबको ताक पर रख करके जिसकी क्षमता हो सरकार के पक्ष में कार्य कर सके, ऐसे व्यक्तियों को तवज्जो दी जाएगी, उनको उसका इनाम भी मिलेगा अगर सरकार के अनुरूप काम करेंगे। ईडी पर पहले भी प्रश्न चिन्ह लगते रहे, और प्रश्न चिन्ह इसलिए भी लगे कि ईडी के जितने भी मामले हुए, लगभग 125 प्रमुख नेताओं में जो सक्रिय राजनीति में, कोई मंत्री है, कोई विधायक है, कोई सांसद है या कोई प्रमुख नेता है, उन पर मुकदमे लगे। लेकिन ताज्जुब की बात ये नहीं है, ताज्जुब की बात यह है कि इसमें बीजेपी का कोई नेता नहीं। क्या ईडी सिर्फ विपक्षी नेताओं को टारगेट करती है? और इसकी भूमिका भी रही, चाहे महाराष्ट्र की सरकार गिराने में हो, चाहे दूसरी जगह सरकार गिराने में हो। मध्य प्रदेश में भी उन्होंने ऐसे ही किया था, और जगह भी उन्होंने ईडी का दुरुपयोग किया। ईडी का काम केवल इतना ही रह गया कि बीजेपी की सरकार बनाना, या फिर यहाँ तक बचा है कि विधायकों को तोड़ने में, सांसदों को तोड़ने में, सरकार को अपने पाले में करने का। तो ये सब काम सिर्फ ईडी पर छोड़ दिए गए हैं। सिर्फ अपना काम करने के अलावा वो सब ये काम करेंगे। राजनीतिक स्वच्छता की बात हुई, प्रधानमंत्री जी अभी मध्य प्रदेश में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं एक गारंटी देना चाहता हूं, भ्रष्टाचारियों को छोड़ा नहीं जाएगा, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की गारंटी मैं देता हूं। और उसी भाषण के उलट आप देखिए, वही बीजेपी 2-3 दिन बाद जिस एनसीपी पर और विपक्षी दलों पर प्रधानमंत्री जी निशाना साध रहे थे, 2-3 दिन बाद वही लोग, अजीत पवार, एनसीपी को तोड़ करके बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार महाराष्ट्र में बनाते हैं और उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। ये स्थिति है, यही स्थिति ईडी में रही। जहां शिवसेना के साथ जो विधायक थे, उद्धव ठाकरे के साथ जो विधायक थे, उन पर ईडी तब चल रही थी क्योंकि उद्धव ठाकरे भाजपा के साथ नहीं थे। और जैसे ही शिंदे ने, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने, उनके साथ जो विधायक आए, उन विधायकों पर जो ईडी के मामले चल रहे थे वो सब रोक दिए गए। तो सरकार ईडी के माध्यम से डराने का काम करती है, सरकारें तोड़ने का काम चुनी हुई सरकारों को करती है। तो ईडी पर इसलिए प्रश्न चिन्ह, और इसलिए ये याचिका डाली गई, और याचिका पर सुनवाई हुई, और सुनवाई होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी निदेशक की जो नियुक्ति है, जो उसका सेवा विस्तार एक्सटेंशन है, वो अवैध है। तो सरकार क्या इसी तरीके के अवैध कार्य कर रही है जिसमें नियमों को ताक पर रख दिया जाए, नियमों की अनदेखी की जाए, और किसी भी तरीके से अपना लक्ष्य साधने के लिए किसी को भी नेस्तनाबूद करना हो, चाहे विपक्ष का नेता हो या जो राजनीतिक विरोधी हो, उस पर इस तरीके की कार्रवाई की जाए। और कई आंकड़े ऐसे हैं जो इस बात की गवाही देते हैं कि ईडी ने किस तरह से काम किया है।
95% से अधिक लोग सिर्फ विपक्ष के थे जिन पे ईडी ने कार्रवाई की। क्या और कोई लोग नहीं मिले? चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, फारूक अब्दुल्ला हो, कानी मोजी हो, DK शिव कुमार हो, भूपेंद्र हुड्डा हो, छगन भुजबल हो, लालू यादव हो या तेजस्वी यादव हो, कई नेता, प्रमुख नेता जिन पर ईडी कार्रवाई कर रही है। अगर कोई भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो किसी भी दल का हो, कोई भी नेता हो, कितना भी उसका रुतबा हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर राजनीतिक हित साधने के लिए ईडी का प्रयोग होता है तो ये लोकतंत्र की हत्या है, उन संस्थाओं की भी हत्या है जिन्हें स्वायत्त शासी संस्था कहा जाता था कि वो बिना किसी सरकार के दबाव में काम करती हैं। लेकिन ये सारी संस्थाएं सरकार के इशारे पर अगर काम करने लगें तो फिर लोकतंत्र कहाँ बचेगा? फिर कोई व्यक्ति अपनी आवाज़ कैसे उठा सकेगा? जैसे ही आवाज़ उठाएगा तो उस पर इसी तरीके की कार्रवाई हो जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है इन मामलों का, क्योंकि इससे पहले तो कोई संज्ञान ही नहीं ले रहा था। लगता था कि जो 4 प्रमुख स्तंभों में जो लोकतंत्र के हैं उसमें जो न्यायपालिका है वो भी सही ढंग से काम नहीं कर रही है, ऐसा लोग कहने लगे थे। लेकिन जब से DY चंद्रचूड़ मुख्य न्यायाधीश बने हैं तब से स्थितियां बदली हैं और उन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए या कानून के दायरे में रह करके उस न्यायपालिका को सशक्त करने का काम किया है। आपको मैं बता दूं, ईडी के पास इस समय 5422 केस हैं और मोदी सरकार में 3555 केस लगे अकेले। अब देख लीजिए, 3555 केस। इससे पहले की सरकार में 1868 केस लगे थे, यानी कि कांग्रेस या और भी जो दल उनकी सरकारें थी उनमें सिर्फ 1868 केस लगे थे। संजय मिश्रा जी आते हैं, 19 नवंबर 2018 को उनकी नियुक्ति होती है। 2019 से लेकर के 2022 तक अकेले संजय मिश्रा ने 2723 केस दर्ज हुए उनके कार्यकाल में। ऐसा लगता है कि जैसे उनको इसी लिए नियुक्त किया गया हो, जो भी मिले, जो भी विरोध करे, जो भी सरकार से सहमत ना हो, उसके खिलाफ आप ईडी का प्रयोग करिए। तो इस तरीके से उंगली इसीलिए उठी। संजय मिश्रा जो 1984 बैच के IRS अधिकारी हैं कि वो 2018 में उनकी नियुक्ति हुई थी, तब से लगातार सरकार उन पर मेहरबान रही। और सरकार जब मेहरबान हो तो फिर कोई क्या कर सकता है? नियम कायदे तो ये तो बनते बिगड़ते हैं, जब जैसे चाहो उसको बना लो। 95 सक्रिय राजनेताओं को नोटिस, 936 व्यापारियों पर नोटिस इसी सरकार में। यही सरकार है जहां पहले CAG की रिपोर्ट्स आती थी। अब आपने सुना है कि CAG की कोई रिपोर्ट्स आती, कभी दिख रही है? CAG की रिपोर्ट आती थी, विपक्ष उस रिपोर्ट को पढ़ करके सरकार पर हमलावर होता था। सरकार ने कहाँ अनैतिकता की है, सरकार ने कहाँ दुरुपयोग किस चीज़ का किया। अब CAG की रिपोर्ट भी नहीं आती है। CBI का भी वही हाल हो गया। इन स्वायत्त शासित संस्थाओं को जब तक स्वतंत्रता नहीं मिलेगी तब तक ये उन लोगों तक नहीं पहुंच सकते हैं जो वास्तव में भ्रष्ट हैं। उन लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे जो करप्ट हैं। और करप्ट लोगों तक पहुंचने के लिए ज़रूरी है कि इनको खुला आसमान दिया जाए, इनको स्वतंत्र किया जाए। जब तक सत्ता के द्वारा ये संचालित होंगे तब तक यही स्थिति बनी रहेगी। सरकार ने ईडी का जो प्रयोग है वो कई जगह किया। उत्तर प्रदेश के चुनाव आए तब किया, मध्य प्रदेश में सरकार गिराने में कर दिया, महाराष्ट्र में सबने देखा ही किस तरीके से कार्य किया गया। ये प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। ऐसा ना हो इसके लिए सरकार तो अपने हिसाब से काम करेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पर लगातार निगरानी रखे। सुप्रीम कोर्ट ने संजय मिश्रा को निर्देश दिया है कि वह 31 जुलाई तक ही ईडी निदेशक पद पर रह सकते हैं। इसके बाद 1 अगस्त को नया डायरेक्टर सरकार को नियुक्त करना पड़ेगा। वो भी उन्होंने 19-20 दिन का उनको समय दिया है। उनको समय ये भी नहीं देना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को, इसलिए नहीं देना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी नियुक्ति को ही अवैध बता दिया। जो चीज़ अवैध हो उसको रखने से कोई फायदा नहीं है, उसको हटाना चाहिए था। लेकिन जो उन्होंने निर्णय दिया वो भी बहुत बड़ी बात है कि कम से कम निर्णय तो दिया कि उनको हटाने का ये चीज़ अवैध थी। सरकार को आईना दिखाने का तो काम किया।
इसी तरीके से जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, मुझे लगता है कि जो भी मामले ऐसे होंगे देश हित में, जो नियमों का उल्लंघन करे, जो कानून का उल्लंघन करे, वो सही मायने में राष्ट्रद्रोही होते हैं। जो नियमों का पालन करे वही तो राष्ट्र प्रेमी है, राष्ट्र को उन्नत बनाने में, सबल बनाने में कार्य करता है। अभी एक मामला देखा होगा जो अभी ब्रजभूषण शरण सिंह का, जिन पे अभी दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट लगाई है, जिसमें पाया कि कुछ सबूत उनको मिले, उनको केस चलाया जा सकता है उन पर, उनके खिलाफ साक्ष्य मिले, महिलाओं के साथ बदतमीजी की, लेकिन सरकार बोली, सरकार ने एक शब्द नहीं कहा, प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं कहा, पूरी कैबिनेट ने एक शब्द नहीं कहा। और वहीं एक जब महिला रिपोर्टर पूछती है तो उसके साथ बदतमीजी करते हैं, उसका माइक तोड़ते हैं। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। इससे पहले कि ये वीडियो बंद करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।